चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब इनका स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने कहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, हमारे पास में दो कंपोनेंट हैं, ए एंड बी। ए सॉल्वेंट है, बी अपना सॉल्यूट है। तो कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो इनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक बार फिर से स्टेटमेंट रिपीट करता हूं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है आपका राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। ये 22 के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी डैश ए चाई ए, पी बी इक्वल टू होगा पी डैश बी चाई बी। क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनली साइन हटता है तो उसकी जगह पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहां कौन सा कांस्टेंट आया है? यहां पी डैश ए और पी डैश बी आए हैं। यहां पी डैश ए पी डैश बी क्या चीज है? ये इनके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। क्या है ये? प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहां देखिएगा आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। डाल्टन ने क्या कहा था कि when two or more non-reacting gases filled in the container, then total pressure of the gaseous mixture is the sum of partial pressure of each component। यानी अगर किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेस को अगर फिल कर दिया जाता है जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हो, तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, क्या होगा? P टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। हमारे सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट हैं, ए एंड बी। इनका वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर में तो गैस फेज में ही आ गई है। दोनों का जो टोटल प्रेशर निकालेंगे वो इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को मिला करके निकाला जाएगा। हमको पता है पी ए किसके इक्वल है? पी डैश ए चाई ए। लिखना नहीं है बेटा किसी को अभी। पी बी कितना है? पी डैश बी चाई बी। ये एक फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। इसको मैं 2 स्टार दूंगा सिर्फ अभी। अब क्या है, हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो है चाई ए प्लस चाई बी हमेशा 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा? अगर मुझे किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दूसरे को 1 में से माइनस कर दूंगा मैं। तो ये है, इसको मैं यहां पे पुट करता हूं, तो पी टी इक्वल टू हो गया पी डैश ए चाई ए। चाई ए की जगह पे क्या आएगा? 1 माइनस चाई बी। ठीक है, प्लस पी डैश बी चाई बी। ये न्यूमेरिकल के पर्पज से हमारे लिए 4 स्टार फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ का। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या होगा? पी टी इक्वल टू पी डैश ए माइनस पी डैश ए चाई बी प्लस पी डैश ई
बी चाई बी। अब आप देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, अगर मैं इसे आगे लिख लूं, इसे पीछे लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो पी टी इक्वल टू हो जाएगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी चाई बी। वीडियो नहीं आ रही? पिन करके वीडियो जा रही है? नहीं बेटे, डबल टैप कर दिया होगा तुमने, सिंगल पिन करो, ऊपर पिन छप रही है। हाँ तो ऐसा हो सकता है, नहीं सिंगल पिन करो से, मतलब एक टैप करो, सिंगल पिन हो जाएगी। डबल टैप तो जूम में होता है। तो नेटवर्क स्लो होगा बेटा फिर। पी टी इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी चाई बी, ये वाली वैल्यू आगे रख दी और ये वाली कहां चली जाएगी? पीछे, माइनस पी डैश ए चाई बी। आगे बढ़ेंगे तो पी टी इक्वल टू पी डैश ए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? इन दोनों में से चाई बी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा पी डैश बी माइनस पी डैश ए। ठीक है, अब अगर मुझे चाई बी की वैल्यू निकालनी है तो चाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी टी, ये इधर जाएगा माइनस पी डैश ए अपॉन पी डैश बी माइनस पी डैश ए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है जिसका हमें कभी कभार जरूरत पड़ सकती है। अब यहां पर आप ये समझ लो कि जो चाई ए और चाई बी निकाले हैं ये आपके लिक्विड फेज कंपोजिशन है, लिक्विड फेज कंपोजिशन। ठीक है, इसका वेपर फेज कंपोजिशन और निकालना पड़ सकता है। वेपर फेज कंपोजिशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वो फिर हम इनको यूज करेंगे, चाई ए चाई बी को, उनके वेपर प्रेशर निकालेंगे, फिर इसका वेपर फेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना होगा। तो मैं उसको यहां पे करके दिखा देता हूं अभी। ठीक है, वेपर फेज जब लिक्विड स्टेट में होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो उस समय उनके कितने मोल फ्रैक्शन होंगे? ठीक है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है, लिक्विड फेज में क्या है, वो अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो वेपर फेज कंपोजिशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी डैश ए, वो पी ए निकालेंगे, पी ए इक्वल टू होता है पी डैश ए चाई ए, जो चाहिए हमने यहां से कैलकुलेट किया है उसको यहां पे पुट करेंगे, पी डैश ए हमारे पास होगा पी ए निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही पी वी निकालेंगे तो पी डैश बी चाई बी रख देंगे। उसके बाद पी डैश ए, ये वेपर फेज कंपोजिशन है, पी चाई ए था लिक्विड फेज कंपोजिशन, वेपर फेज कंपोजिशन में मोल फ्रैक्शन को चाई ए डैश से नोट करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन पी टोटल वेपर फेज कंपोजिशन के लिए। ऐसे ही चाई बी डैश निकालना होगा तो पी वी अपॉन पी टोटल। इस तरीके से ये आपका राउल्स लॉ कंप्लीट हो जाता है लिक्विड फेज के लिए भी और वेपर फेज के लिए। इसके सारे टर्म को लिखवाऊंगा मैं आपको, कौन सी चीज क्या है कैसे आई है, एक बार फिर से समझा भी दूंगा। अभी पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग और उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स और स्टेटमेंट लिख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए सबसे पहले, इट स्टेट दैट partial vapor pressure of partial vapor pressure of each component in the liquid solution
partial vapor pressure of each component in the liquid solution is directly proportional to mole fraction of that component is directly proportional to mole fraction of that component at constant temperature. At constant temperature. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पूरा. Partial vapor pressure of each component in the liquid solution is directly proportional to mole fraction of that component at constant temperature. ठीक है बेटा. अब यहां partial vapor pressure of each component in the liquid solution is directly proportional to mole fraction of that component बेटा किसी को नहीं आ रही क्या? एक बार तू जूम पे ज्वाइन करके देख बेटा. हर्ष का नहीं चला दूंगा मैं, चल नहीं रही है. ज्वाइन करके देख, हो सकता है उस पर चल जाए. हाँ बेटा कॉपी करो इसे पूरा, यहां से करो ये पूरा. ठीक है. हाँ बेटा नोट करो इसे, यहां से पूरा करो. पहले ये करो फिर ये करो, उसके बाद ये करना है. दिख रहा है अर्थ का? इसमें ये बेटा यहां से करो स्टार्टिंग. पहले राउट फ्लो ये लिखा है ना, पहले ये करो पूरा, उसके बाद ये करो यहां से, उसके बाद ये करना. तो इसके बाद आप इसे कॉपी करेंगे. 30 मिनट में ये फायदा होता है कि क्लास रिकॉर्ड हो जाती है. अब जैसे आपको वीडियो जा रही थी ना, तो आप शाम को इसे जब नेट आ जाए तब देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देख सकते हो. हाँ बेटा कल वाली क्लास पहुंच गई होगी गूगल पे. अच्छा कल तो उस पे हुई थी ना, जूम पे. कल वाली क्लास कैसे आ जाए? आज से स्टार्ट हुई है, तो आज से रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसकी शाम को. 2-3 घंटे बाद आती है क्लास के, 2-3 घंटे बाद.
कल्पना तू बेटा ये नंबरों से एडमिट क्यों हुई है? 34, 27, 27 अपने नाम से ऐड हुई है, ठीक है? हाँ हाँ। कॉपी हो गया बेटा? बता देना मेरे को। हाँ, साइड एस, हाँ, साइड एस ए, साइड एस बी, ये वेपर फेज मोल फ्रैक्शन, ये भी वो वेपर फेज के लिए है, इसे डिनोट कर दिया है। एनसीईआरटी में इनको एक्स और वाई से किया गया है, लिक्विड फेज में एक्स से और वेपर फेज में वाई से। मैं उसे चाई ए डैश और चाई ए से डिनोट करता हूँ, लिक्विड और वेपर। अभी लिखवाता हूँ मैं सारे टर्म, पहले ये पूरा कॉपी कर लो, जगह खाली हो जाएगी, फिर बता दूंगा कौन सी चीज क्या है। जी, इसका स्टेटमेंट है कि टोटल व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस फिल्ड इन द कंटेनर, देन टोटल प्रेशर ऑफ gaseous मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। चलिए, हाँ ये है बेटा वेपर फेज कंपोजिशन, ठीक है? अरे नीचे कुछ नहीं लिखा, मैंने ये कहा था इसको नोट करने के बाद फिर आपको ये नोट करना है, ठीक है? क्या? हाँ बताता हूं, अभी लिख लो पहले पूरा। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल, किसी एक को लिख लो बेटा, इसको लिख लो या फिर इसको लिख लो, किसी भी एक को, ठीक है? अब जरा देख लो एक बार सब लोग फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आना चाहिए सबको अच्छे से। राउल्स के अकॉर्डिंग ये था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो यहां पर आप देखेंगे पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाहिए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। प्रोपोर्शनली साइन हटाया है, इधर कांस्टेंट आ गया है, ये कांस्टेंट है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। बी मतलब सॉल्यूट और ए मतलब सॉल्वेंट। पी ए और पी वी है पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। मिलाने से पहले जो वेपर प्रेशर होगा वो पी डैश ए है, और सॉल्यूशन बनाने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा उसका वो है पी ए। ठीक है, ऐसे ही मिलाने से पहले सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर था वो पी डैश बी, और मिलाने के बाद जो बन गया है वो है पी बी।
अब आप अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखेगा तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पीवी है। पीटी क्या है? टोटल वेपर प्रेशर किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो ये पी ए प्लस पीवी की बराबर है। इनका ए और बी की जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। हम जानते हैं चाहे ए चाहे बी दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 है। अगर ये 1 है बेटा तो दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे ए निकाल रहे हैं तो 1 माइनस चाई बी हो गया, अगर बी निकालना होता तो 1 माइनस चाई ए हो जाता। तो किसी भी एक की वैल्यू को निकाल करके इनमें पुट करके रख दो तो आपके लिए फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का यूज क्या होगा? जैसे अगर आपको टोटल प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म में गिवन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। पहले चाई बी निकल आया, चाई बी को पुट करके आप चाई ए निकाल देंगे। ये आपका क्या निकल के आ गया? फिर चाई ए चाई बी फॉर द लिक्विड फेज कंपोजिशन। कोई दिक्कत है इसमें? पी टोटल हो और प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर हो ए और बी के, तो आप इन तीनों को पुट करके चाई बी निकालेंगे, चाई बी को रख करके चाई ए निकाल सकते हैं। तो ये दोनों आप कैलकुलेट कर पाए। अब आप वेपर फेज पे आ जाओ। वेपर फेज कंपोजिशन में होता है पी ए इक्वल टू पी डैश ए चाहिए, यही वाली बात है, कोई अलग नहीं है। पी ए इक्वल टू पी डैश ए चाहिए, वही मैंने यहां पे रख दिया। तो इनसे हम वेपर प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। अब वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, ये होता है कि टोटल वेपर, टोटल का जो प्रेशर था उसमें से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या है, उसका फ्रैक्शन निकल आएगा। तो चाहिए डैश बराबर है पी ए अपॉन पी टी। अगर बी का निकालना है तो पी बी अपॉन पी टी। मान लो और कंपोनेंट होते सी डी, तो पी सी अपॉन पी टी, पी डी अपॉन पी टी। टोटल में से उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैलकुलेट कर लो, वो उनका वेपर फेज कंपोजिशन है। तो ये लिक्विड फेज कंपोजिशन था, ये वेपर फेज कंपोजिशन है। समझ में आ गया? अब जरा देखो बेटा, यहां पर ये सारे टर्म है, इनको मैं भूल नहीं जाऊं कहीं, इसीलिए लिख लेता हूं इसको डिटेल में। कुछ कह रहा है बच्चा? हाँ, ये लिक्विड में बात हो रही थी, वो गैस में बात हो रही है। पी ए, हाँ अलग अलग होंगे, बता दूंगा तेरे को अभी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बना लेते हैं बेटा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, और जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं तो सेम टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब दो तरह के फोर्स पढ़े थे हमने, कोएसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। मिलाने के बाद जो फोर्स होते हैं उनको कोएसिव फोर्स, मिलाने से पहले जो होते हैं वो एडहेसिव फोर्स। दोनों फोर्स में वेरिएशन होते हैं, इसीलिए पी ए और पी डैश ए दोनों डिफरेंट होंगे बेटा, ठीक है। ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। पी डैश ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर फॉर्म। क्वेश्चन में लिखा होगा बेटा बिल्कुल साफ साफ, मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट समझा के तब आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। टी डैश बी इक्वल टू क्या होगा बता दो फटाफट से। प्योर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, चाई ए मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, चाई बी अच्छा चाई डैश ए, ये भी मोल फ्रैक्शन है इन, ना जी ना, वेपर फेज।
ठीक है बेटा, चाहे डैश बी, अब मुझे कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि हम चाई ए चाई बी तो पहले से भी निकालना जानते हैं। एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए होता है चाई बी, चाई ए निकालना होता है तो एन ए अपॉन एन बी प्लस एन ए। और हम तो एन बी भी कैलकुलेट करना जानते हैं, कैसे करते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इन सब टर्म को जानते हो या लिखूं मैं? जानते हैं, तो आप ये पूरा कॉपी कर लो बेटा, ये पूरा कॉपी कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा आपके साथ। पीडे से, पीडे से क्या है, तो प्योर फॉर्म में कैसे पार्टिकल होंगे, केवल सॉल्वेंट की तो होंगे, तो फोर्स कैसा होगा, जैसे पार्टिकल का नेचर, जैसा पार्टिकल का नेचर है, पोलर पोलर है तो डायपोल डायपोल, नॉन पोलर है तो लंडन डिस्पर्जन। ठीक है, जब उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो फिर वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर किस किस की वजह से होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन की वजह से। तो क्या फोर्स में वेरिएशन आने से वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस तो फिर सिमिलर नहीं होंगे ना, ऊपर लिखे हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल में होते हैं एडेसिव और सिमिलर में होते हैं कोएसिव फोर्स। एक ही जैसे मॉलिक्यूल हो तो कोएसिव, डिफरेंट होते हैं तो एडेसिव। डन बेटा, डिफरेंट में एडेसिव, चलिए बेटा, कॉपी हो गया। चलिए भाई, देखते हैं थोड़ी देर में क्या हो रहा है इनका, कॉपी कर लो। अर्चका रह गया इधर, हो गया बेटा, पी नॉट से सॉल्वेंट को करते हैं
हाँ अर्तिका, रह गया? नो सर, हो गया। चलो, तो मैंने एक वर्कशीट भेजी है, जरा उस क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग। पहुंच गई? नो सर। देखो इसमें क्वेश्चन है आपका। अच्छा अच्छा, मैं इसको शेयर करता हूं तो क्वेश्चंस को। आ गई सर, अब आ गई। अच्छा अच्छा, गायब तो खैर हो गए होंगे, मैं स्क्रीन पे ही शेयर करता हूं उसे, ठीक है? एक सेकंड और लगेगी अभी। कोई बात नहीं। हाँ मैं करा देता हूँ, फिर देखेंगे। देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 17 और वो कह रहा है, बोल के सुना देता हूं मैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। प्योर लिक्विड से क्या समझे तुम लोग? प्योर लिक्विड ए एंड बी का मतलब क्या क्या है, टर्म के फॉर्म में बोलना है। पी डैश ए, ठीक है। तो देखो P डैश ए हो गया बेटा हमारे पास इसमें 450 mmHg, और P डैश बी हो गया 700 mmHg। ओके, एट 350 केल्विन फाइंड आउट द कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज कंपोजिशन के लिए टू बी कैलकुलेट चाई ए एंड चाई बी, ठीक है? हाँ आगे वो कह रहा है इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600, यानी पीटी 600 mmHg, एंड ऑल्सो फाइंड आउट कंपोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज का मतलब चाई डैश ए और चाई डैश बी। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? इसके ऊपर पूछे जाने वाला क्वेश्चन कैसे होगा? तो इसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भाई साहब ये चाय भी पूछ रहा है, दोनों ही पूछ रहा है, हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताया था मैंने जिससे हम इसे कैलकुलेट कर पाए? कौन सा, 4 स्टार है 2 स्टार? हाँ, तो पीटी इक्वल टू हो गया पी डैश ए 1 माइनस चाई पी डैश बी चाई बी। परफेक्टली समझ में आ रहा है सबको, है ना? ये चीज यहां पर पीटी है हमारे पास, पी डैश ए है, पी डैश बी है, चाई भी कैलकुलेट हो जाएगा। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद चाई ए निकालने के लिए 1 माइनस चाई बी, आप चाई ए भी निकाल सकते हो, तो आपका लिक्विड फेज कंपोजिशन भी कैलकुलेट हो गया। अब आप क्या करोगे? वेपर फेज कंपोजिशन निकालना है बॉस आपको। वेपर फेज के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे? पहले पी ए निकालना पड़ेगा, और जो होता है पी डैश ए चाई ए। पी डैश ए तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, चाई ए हम यहां से कैलकुलेट कर लिए हैं। पी बी निकालने के लिए पी डैश बी चाई बी। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कहीं कोई भी आपत्ति होगी। जब आप इन दोनों को निकाल दोगे तो फिर आपको कहीं कोई समस्या नहीं है बेटा। पी ए अपॉन पी टोटल, पी टोटल गिवन है, पी ए आपने यहां से निकाल लिया।
ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 लिक्विड फेज कंपोजिशन, 1 वेपर फेज कंपोजिशन। बड़े आराम से हो जाएगा। कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बता दो। हाँ जी, अब वर्कशीट तो सबके पास व्हाट्सएप पे पहुंच गई। 17 जो आज फोटो भेजे हैं उसके। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे हम उसे आगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है सिर्फ वोलेटाइल। तो कौन कौन सा क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 16, 17। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 16, 17 ये हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आराम से सॉल्व करोगे आराम से हो जाएंगे और आराम से ही सब कुछ हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहेंगे आगे। तो फिर हम हेडिंग डालेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इससे ऊपर और कुछ लिखा भी नहीं है। ठीक है, हाँ, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसकी वेपर बनती हो, नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर नहीं बनती हो। जैसे नमक है, नमक की वेपर नहीं बनती, तुम कितना भी गर्म कर लो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, लेकिन वो वेपर फेज में नहीं जाएगा, वो नॉन वोलेटाइल है। और वोलेटाइल का मतलब है जिसकी वेपर बनती है। जैसे पेट्रोल होती है, पेट्रोल को रख दो उसकी भाप बन के अपने आप उड़ जाएगी। वाटर इवेपोरेट होता है, ये वोलेटाइल है। ठीक है, तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उनको बोलते हैं जिनकी वेपर बनती है। नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं? जिसकी वेपर नहीं बनती। तो यहां पर मैं बात करता हूं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, मैं पहले समझा देता हूं फिर लिखवाऊंगा, क्योंकि समझ के लिखने में थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच फॉलो Raoult's law at entire range of temperature, pressure and concentration। मतलब हर टेम्परेचर, हर प्रेशर, हर कंसंट्रेशन पे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं आइडियल, जो फॉलो नहीं करते उनको कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, बात करेंगे कब करेंगे फॉलो इनको, क्या कंडीशंस हैं वो आओ देख लेते हैं। आइडियल के लिए देखिए हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। अगर इनका प्योर फॉर्म में जो इंटरेक्शन है वही मिक्स करने के बाद भी रहे तो हम उसको आइडियल कहते हैं। यानी कि अकेले अकेले थे तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वही मिक्स करने के बाद ही रहे तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। पक्का समझ? हाँ, इनमें रेशियो भी होता है, लेकिन आइडियल के लिए तो किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओ वो हमेशा ही फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल के लिए कुछ खास कंडीशन होती है। देखते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल इसके। एन हेक्सेन है हमारे पास और एन हेप्टेन है। एन कहते हैं बेटा नॉर्मल, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन का एल्केन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन का एल्केन। हेक्सेन आपका नॉन पोलर है, सब जानते हैं बेटा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन नॉन पोलर होते हैं। ये एल्केन है तो ये नॉन पोलर है, ये भी एल्केन है इसलिए ये भी नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है।
ठीक है, तो इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, इसके अंदर भी लंदन डिस्पर्जन फोर्स ही रहेगा। ठीक है, ये अब समस्या आ गई तेरे लिए। 11th में बेटा हमने सारे फोर्स पढ़े हुए हैं, और जब हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा था तब भी मैंने सारे फोर्स बताए थे आपको। लंदन डिस्पर्जन है, डायपोल डायपोल है, डायपोल इंड्यूस डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वेराइटी ऑफ फोर्स होते हैं। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है जो नॉन पोलर में है। अभी तो इतना याद कर ले बस कि जब भी कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा, बस। ठीक है, तो ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसमें लंदन फोर्स है, इसमें भी लंदन फोर्स है। जब इन दोनों को मिला देंगे तब भी तो नॉन पोलर ही रहेंगे वो, तो मिलाने के बाद भी उनके बीच में वही फोर्स है। अगर कभी ऐसा होता है कि मिलाने से पहले और मिलाने के बाद अगर सिमिलर फोर्स होता है तो इनका मिक्सचर कैसे सॉल्यूशन बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज हो जाता है, जैसे एसीटोन है ये CH3COCH3, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, यहां पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी आ गई तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। क्लोरोफॉर्म में कार्बन 2.5 है, क्लोरीन 3.0 है, यहां पे भी डिफरेंस आ रहा है, ये भी पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है, ये भी पोलर है, तो यहां पर भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा। तो मिलाने से पहले इनके बीच में कौन से फोर्स थे? डायपोल डायपोल। अब अगर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इनके बीच में एक नया फोर्स क्रिएट होगा, इस फोर्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। O और H के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। स्ट्रेंथ वाइज अगर देखा जाए ना तो लंदन सबसे वीक है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये ऑर्डर है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। यहां पर आप देखिए, मिलाने से पहले डायपोल डायपोल, मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वेरिएशन आ गए। तो अगर कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वेरिएशन आते हैं तो ये कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? नॉन आइडियल। और अगर सिमिलर फोर्स रहता है तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। और सीधी डेफिनेशन क्या होगी कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल, और जो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहे जाते हैं। आई बात समझ में? रीजन क्या है? राउल्ट लॉ को फॉलो करने का रीजन क्या है? ये इनके रीजन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू देयर प्योर फॉर्म, देन दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब ए और बी के बीच में जो फोर्स है, ए बी के बीच में जो फोर्स है उससे या तो कम हो या ज्यादा हो। अगर बराबर रहेगा तो आइडियल, और अगर कम और ज्यादा होते हैं, मिक्स करने के बाद ज्यादा हो जाए या मिक्स करने के बाद कम हो जाए, तो वो नॉन आइडियल है। और जो फोर्स पहले था वही बाद में बना रहे तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। सबको समझ में आ रहा है बराबर? ठीक है, तो आइडियल की पहचान क्या है वो मैं आपको अपनी तरफ से ट्रिकी बता रहा हूं कि किसी भी होमोलोगस सीरीज के दो कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड आइडियल होते हैं। मीथेनॉल इथेनॉल आइडियल है सब, हेक्सेन हेप्टेन आइडियल है, एसीटोन यानी प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन, बेंजीन टॉलुइन, मतलब किसी भी होमोलोगस सीरीज के दो कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड आप ले लीजिए, वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में सेम टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मिला हुए, इथेनॉल प्लस वाटर क्या बनेगा? नॉन आइडियल। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड नॉन आइडियल। तो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो पहले कोई और फोर्स होगा, मिलाने के बाद उनके बीच में कोई और फोर्स होगा, इसलिए वो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? नॉन आइडियल में दो कंडीशन दिख रही है हमें।
कि या तो मिक्स करने के बाद फोर्स बढ़ जाएगा या मिक्स करने के बाद फोर्स कम हो जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, भाई फोर्स बढ़ गया, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी होगी, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग। और अगर फोर्स कम हो गया मिलाने के बाद तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उनको कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, इनके बारे में डिटेल स्टडी हम कल करेंगे। आज पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर हम छुट्टी करेंगे। तो लिखिए आइडियल सॉल्यूशन की हेडिंग और उसमें लिखिए दो सॉल्यूशन which follow those solution which follow Raoult's law, those solution which follow Raoult's law at entire range of temperature, those solution which follow Raoult's law at entire range of temperature, pressure and concentration, those solution which follow Raoult's law at entire range of temperature, pressure and concentration are called ideal solution। ठीक है, एग्जाम्पल लिखें इसका। हाँ, दूर में तो डिफरेंस है, दूर में डिफरेंस आ जाता है बेटा, जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी ना उनमें वांडरवाल फोर्स बढ़ता जाएगा, और जब फोर्स वेरी कर गया तो फिर कुछ तो हाँ मतलब लगातार होंगे तो चल जाएगा, क्योंकि 100% कोई आइडियल नहीं होता बेटा, ये भी जो मैंने बताए हैं ये 100% आइडियल नहीं होते। आप ये कहोगे मैं 100% इंटेलिजेंट हूं, ऐसा कोई नहीं होता। डिटॉल से भी नहाते समय देखना पीठ पे 2 बैक्टीरिया रह जाते हैं, टीवी में देखना है। मीथेन प्रोपेन में आइडियल नहीं होगा, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन है, सिर्फ 2 वांडरवाल फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसमें, प्रोपेन में 6 वांडरवाल फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है जी, बगल बगल के ही। क्या एग्जाम्पल ये लिखिए बेटा, हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये लिख लो एग्जाम्पल, इतना समझ में आ जाएगा आपको बाद में। क्या कर रहा है? चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं। नहीं और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये एग्जाम्पल लिखना है, इतना बस। हाँ कोई बात नहीं, जब उसका रीजन लिखाएंगे तब फोर्स के बारे में बताएंगे। एक ही चीज, क्यों राउल्स लॉ में क्या कहा था? हाँ तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, तो हाँ बस छोड़ दीजिए बेटा क्लास। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जो आइडियल सॉल्यूशन है वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो जिसके वेपर प्रेशर की बात करेंगे उसी के मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, और वो सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिस्कशन कल मैं ग्राफ लेकर के तब करूंगा, तब आपको शायद समझ में आ सकता है बेटा। ठीक है, हाँ
देखो 30 मिनट पे ही हो जाए तो बढ़िया है, देख लेंगे फिर और डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आज का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्या है। ठीक है। हम्म। मैंने भेजा नहीं ना अभी, आज भेजूंगा मैं। ठीक है, इवनिंग में। सॉल्यूशन का जितना पढ़ा दिया है उतने का। ओके बेटा। सॉल्यूशन का जितना पढ़ा दिया है उतने चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है।